हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए जो 16 फरवरी को होने वाला है हिंदी का एग्जाम, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हमारे दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बहुत सारा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये मॉडल पेपर, वायरल मॉडल पेपर है क्लास 10th का। चलिए शुरू में आप सब लोग जानते हो कि 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो 50 मार्क के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो सबसे हम लोग खंड ऑफ जो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं कहूंगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको हो जाए। और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ओके, हमें पहचान कर लिखना है इस कथन में, इन चारों कथन में कौन सा सही है। देखो फर्स्ट इसमें है कि जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब जयशंकर प्रसाद एक आलोचनात्मक लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, ये हमें बोल रहा है। तो ये गलत कथन है भाई। क्यों? क्योंकि जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध नाटककार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसलिए पहला कथन पहला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। सेकंड कथन क्या है इसमें कि प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये बी वाला। क्यों? देखो प्रेमचंद्र अपने घर में, ये इसकी जो मतलब लेखिका है वो शिवरानी देवी ही है। और ये शिवरानी देवी कौन है मैं आपको बता दूं तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। ये जो प्रेमचंद है ना, इनकी ही ये क्या है, पत्नी है, इनकी ही पत्नी है शिवरानी देवी। अब देखो, अब ये प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है, तो ये संस्मरण विधा की रचना है, संस्मरण विधा की। अब आप लोग कहोगे कि ये संस्मरण विधा क्या होती है। तो देखो संस्मरण विधा जो मतलब आप जीवनी होती है ना उसी टाइप की होती है। लेकिन जीवनी जो होती है ना उस मतलब किसी लेखक के या किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में शुरू से अंत तक की चीज होती है, एकदम एक एक पॉइंट। लेकिन जो संस्मरण होता है ना वो उसके जीवन की प्रमुख प्रमुख घटनाओं के बारे में मतलब लिखा जाता है इसमें संस्मरण में। संस्मरण में, ठीक है। तो जो शिवरानी देवी हैं जो प्रेमचंद जी की पत्नी थी, तो उन्होंने मतलब एक पुस्तक की रचना की प्रेमचंद जी के बारे में, जिसमें उन्होंने इनकी मतलब जो भी घटनाएं थी जीवन की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उसको कवर किया था, सिंपल। ठीक, तो प्रेमचंद अपने घर में ये रचना किसकी है, तो शिवरानी देवी की। क्लियर। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग सेकंड प्रश्न देख लेते हैं कि नदी के दीप किसकी रचना है। मोहन राकेश की, अज्ञे की, हरिशंकर प्रसाई की, या डॉक्टर सपूर्णानंद की। सही ऑप्शन ये बी वाला हो जाएगा। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी की रचना है नदी के दीप। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब। थर्ड नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि मित्रता पाठ के लेखक है। सिंपल, सब लोग जानते हो कि अचार्य रामचंद्र शुक्ल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ही चैप्टर है क्लास 10th यूपी बोर्ड में। ठीक, चलो 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर देखो कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त है। ओके, ये जो कहावत है हमें बताना है कि किस पाठ में प्रयुक्त है, यानी किस पाठ से यहाँ पे लिया गया है। कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, कहावत ये जो है किस पाठ से मेनली मतलब है एक तरह से। तो फर्स्ट है कि मित्रता में है, या अजंता में है, या ममता में है, या फिर भारतीय संस्कृति में है। सही ऑप्शन ये हो जाएगा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चैप्टर है भारतीय संस्कृति, उसी में ये कहावत है। क्लियर। चलो अगला देख लेते हैं। अगला पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कि रासो ग्रंथों की भाषा है। ओके, देखो ये जो रासो ग्रंथ थे जैसे पृथ्वीराज रासो, ये बहुत पुराने ग्रंथ थे। तो इनकी जो भाषा थी, बहुत सारे ग्रंथों की थी ब्रज भाषा भी थी, लेकिन अधिकांशतः ग्रंथों की जो भाषा थी वो डिंगल थी। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगी। रासो ग्रंथों की भाषा है या थी, तो ऑप्शन आ जाए तो आप डिंगल उसमें मारना। ठीक, कहीं कहीं आपको डिंगल पिंगल भी देखने को मिलेगा, तो इसी पे मारना। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 6 नंबर कि तारसप्तक काव्य के संपादक है। ओके, ये तारसप्तक काव्य क्या है, तो इसमें देखो जैसे एक ये पुस्तक थी, ठीक है, ये समझ जाओ कि एक तरह से पुस्तक थी। और इस पुस्तक में कई सारे जैसे मतलब कई सारे लेखकों और कवियों की रचनाएं एक ही पुस्तक में समाहित थी। उसी को तारसप्तक काव्य संग्रह नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, तारसप्तक काव्य संग्रह। और जिसके मतलब एक तरह से हेड थे या रचनाकार थे, संपादक थे कह सकते हैं, वो
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय थे। इसमें मुख्य रूप से 3 बार इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है। यह संपादन हुआ, फर्स्ट इसका संपादन हुआ। आप लोग याद रखना, ये मतलब ये भी पूछा जाता है और पूछ चुका है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन में आप लोग के पीछे के बोर्ड एग्जाम में। तो इसका प्रथम मतलब तार सप्तक का प्रकाशन 43 में हुआ। जी हाँ मेरे दोस्तों, 1943 ईस्वी में, ठीक है। सेकंड जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ वो 1951 में हुआ, और थर्ड जो हुआ वो 1959 में हुआ। ये 3 तार सप्तक का आप प्रकाशन वर्ष याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय। कभी कभी पूछ देता है कि प्रथम तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है तो 1943, ये आप लोग याद रखना, ठीक। चलो तीनों आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि चींटी कविता में चींटी प्राणी बताया है। ओके, मतलब चींटी जो कविता है उसमें चींटी को कैसा प्राणी बताया गया है? आलसी प्राणी बताया गया, सामाजिक प्राणी, कमजोर प्राणी या लड़ाकू? सही ऑप्शन सामाजिक प्राणी। आप चींटी कविता पढ़ोगे ना तो उसमें आप देखोगे कि चींटी को एक सामाजिक प्राणी बताया गया है। ये आप लोग के काव्य में ये पाठ है, ठीक। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग का 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न क्या है कि हिमालय से कविता किस काव्य कृत में संकलित है? ओके, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 8 है। देखो जो हम लोग का जो हिमालय से ये जो आप लोग का मतलब पद्यांश में ये चैप्टर है, ये हमें पूछ रहा है कि किस काव्य कृत में संकलित है? निहार में, या फिर यामा में, या हिमालय में, या संध्या गीत में, सांध्य गीत में? तो देखो सांध्य गीत जो एक ग्रंथ है, ठीक है, इसी से ये आप लोग का जो हिमालय से चैप्टर लिया गया है, इसी सांध्य गीत से लिया गया है। क्लियर? आप लोग इस चीज को याद रखना। देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी। ओके, जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी उनकी मृत्यु कब हुई थी? देखिए सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी ना, एक प्रसिद्ध मतलब वीर रस की लेखिका थी। तो इनकी हमें बताना है कि मृत्यु कब हुई थी। देखो इनका जन्म अगर मैं बताऊं कि कब हुआ था, तो देखो इनका जन्म हुआ था 1900 माफ करना, इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में, और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। तो हमें यहाँ पे मृत्यु के बारे में पूछ रहा है तो 1948 ईस्वी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। और ये एक वीर रस की प्रमुख लेखिका है, जो झांसी की रानी है, इनकी एक मतलब सबसे महत्वपूर्ण रचना है। आगे चलते हैं। अगला है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि हास्य रस का स्थायी भाव होता है। ओके, जो हास्य रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है? तो सिंपल है भाई, हास यानी जहाँ हंसी उत्पन्न हो, ये हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब। इसके बाद 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि छंद के चरणों को ही कहा जाता है। ओके, जो छंद के चरण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आपने छंद में आपने पढ़ा होगा रोला और सोठा, तो इसमें ये आपने देखो कि ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। तो इन ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब मात्राओं भी आपने इसमें मात्राओं को गिनना भी सीखा होगा। तो इन्हीं चरणों को हम लोग क्या कहते हैं? तो इन चरणों को मतलब पाद भी कहा जाता है, कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, छंद के चरणों को पाद भी कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। ओके, जो ईश्वर है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? वैश्वानर, या मनुजाद, सर्वेश, या सुरेश? सही ऑप्शन ये ग वाला हो जाएगा, सर्वेश। सर्वेश मीन्स एक तरह से सबका मालिक। सबका मालिक मीन्स वही देवता, सिंपल। और ईश्वर देवता एक ही हुआ बात, तो ये ग ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो कि हरिपद कोमल कमल से, पद में अलंकार है। हमें बताना है कि यह हरिपद कोमल कमल से इसमें कौन सा अलंकार है? ये आप लोग का ना जो पद्यांश है, पद्यांश सब है, उसी में ये किसी चैप्टर से है, शायद शायद सूरदास वाले ही चैप्टर से, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपके बुक से ही ये है। तो हरिपद कोमल कमल से इसमें हमें अलंकार बताना है। देखो यहाँ यहाँ एक तरह से मैं बोलूँ तो सीधे सीधे मैं इसमें उपमा अलंकार ट्रिक करूंगा, आप भी याद रखना। क्यों यहाँ उपमा अलंकार मैं ट्रिक मतलब कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ देखो हरिपद कोमल कमल से, जो हरिपद के मतलब पैर है एक तरह से, उनकी तुलना की जा रही है किससे? कमल से, की मतलब कमल के समान वो सुंदर है, जो हरिपद के मतलब पैर हैं एक तरह से। तो यहाँ पे
उपमा अलंकार में होता क्या, आपने पढ़ा होगा कि जहाँ किसी गुण, धर्म, स्वभाव आदि के आधार पर किसी एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से बताया जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरिपद के जो कोमलवत चरण है, उनकी तुलना कोमल मतलब एक तरह से कमल के फूल से की जा रही है। तो यहाँ 2 चीज़ों के बीच तुलना की जा रही है ना उनके गुणों के आधार पे, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा सिंपल, ठीक? चलो 13 के बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इति इक्त्वा का संधि विच्छेद होगा। देखो इति इक्त्वा का संधि विच्छेद, इति प्लस इक्त्वा, इति प्लस, इति प्लस इक्त्वा नहीं उक्त्वा हो जाएगा, इति प्लस उक्त्वा। यहाँ पे देखो इति, यहाँ छठी ई है और प्लस यहाँ उ है। जब देखो किसी स्वर के बाद असमान स्वर आता है तो इस तरह य हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये ई तो रहेगा ही रहेगा, ये ती हटकर आधा त हो जाएगा, ठीक है? आधा त हो जाएगा और यहाँ उ की जगह पे य आ जाएगा और यहाँ पे इ इस तरह आ जाएगा और आधा क आता है, ये हो जाएगा, इत्युक्त्वा हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार का ना, ये आपने यण संधि आपने पढ़ा होगा, ये यण संधि का गुण है। तो यहाँ पे हम लोग का ये तो हमें केवल संधि विच्छेद पूछा है, तो ये इति उक्त्वा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ संधि का नाम पूछ दे तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग का यण संधि हो जाएगा। आप लोग यण संधि पढ़ लेना अच्छे से, मतलब लगभग 90% चांस है कि आप लोग के एग्जाम में यण संधि का ही मतलब आप मतलब पूछेगा ही पूछेगा इसी का। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है कि रोला छंद में यति होती है। ओके, जो रोला होता है उसमें मतलब यति होती है। यति क्या होती है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये एक लाइन है, यहाँ कामा टाइप का होता है फिर, तो इसी को यति बोलते हैं। तो वही हमें बोल रहा है कि जो रोला छंद होता है यानी रोला होता है उसमें यति होती है कितनी कितनी मात्राओं पर, यह हमें पूछ रहा है कि कितनी कितनी, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार तो मात्राएं ही पूछ रहा है। तो देखो जो रोला होता है उसके बारे में पहले जानते हैं। रोला में देखो कुल 8 चरण होते हैं जी हमें दोस्तों, जैसे एक ये चरण, एक ये चरण, 2 3 कामा 4 5 6 7 8 ऐसे आप लोगों ने देखा होगा। मतलब यहाँ कुछ लिखा होगा, यहाँ कुछ लिखा होगा, यहाँ कुछ, मतलब यहाँ 4 पंक्तियाँ इसमें होगी और चारों में बीच में ऐसे ऐसे कामा होगा, जो रोला का उदाहरण होगा उसमें। तो इसमें हम लोग इसको फर्स्ट चरण बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड हम बोल देंगे, इसको फोर्थ, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, मतलब 8 चरण होते हैं या 8 पाद होते हैं। इन्हीं चरणों को पाद भी कहा जाता है। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोला छंद में यति होती है। यति मतलब यही जो कामा होता है कितनी कितनी मात्राओं पे होता है। तो देखो इसको मैं बता दूं, यहाँ पे ध्यान देना। जो रोला होता है, रोला में मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 13 मात्राएं, और कुल मिलाए तो यहाँ पे मतलब पहली लाइन में कितनी 24 मात्राएं हो जाएंगी। तो पहली लाइन, पहले यहाँ पाद में 11 और यहाँ पे 13 में कुल मिलाकर 24 मात्राएं एक लाइन में। फिर यहाँ दूसरी लाइन में आ जाए तो यहाँ 11 और यहाँ 13 और फिर यहाँ पूरी लाइन में 24। फिर वहाँ फिर आगे आए तो यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 13 और 24 मात्राएं। और यहाँ फिर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 13, यानी यहाँ पे भी 24 मात्राएं। तो यहाँ देख रहे हो 11 और 13 के बाद हमेशा यहाँ पे देख रहे हो यति है। तो 11-13 मात्राओं पर यति होती है, ये हम लोग बोल सकते हैं। ये रोला में होता है। और सोठा में क्या होता है? सोठा में देखो, सोठा में भी सेम यही चीजें होती हैं। यहाँ पे मैं आपको इरेज थोड़ा कर दूं क्योंकि सोठा भी यहाँ से पूछ सकता है, तो इसलिए मैं बता दूं। सोठा में भी सेम यही चीजें होती हैं। सोठा में भी मतलब यही चीजें होती है, लेकिन उसमें केवल 4 चरण होते हैं, ठीक है? यानी आपको 2 ही लाइनें सोठा में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 11 और 13 के मात्राओं पे यहाँ पे बीच में यति होती है। यहाँ पे 11 मात्राएं, यहाँ पे 13 मात्राएं। तो वही कभी कभी पूछ देता है कि सोठा के विषम चरणों में मात्राओं की संख्या होती है, विषम चरण। तो विषम चरण क्या होता है? एक पहला चरण और तीसरा चरण विषम होता है, तो विषम चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होगी? तो 11-11। या कभी सम चरण में पूछ देगा तो ये दूसरा और चौथा सम चरण होता है, तो सम चरण में मात्राओं की संख्या 13-13। ये किसका गुण है? तो ये सोठा का गुण है। क्लियर? चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं 16 नंबर। इसके बाद 16 नंबर क्या है कि अनु उपसर्ग का अर्थ है। जो अनु उपसर्ग है इसका मतलब क्या है? तो देखो अनु उपसर्ग का अर्थ जो होता है वो अनुसरण करना है, यानी एक तरह से पीछा होता है, पीछे होता है इसका मतलब, ठीक है? ये ग ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आंख का तत्सम रूप होगा। ओके, आंख का हमें तत्सम रूप बताना है। आंख एक मतलब तद्भव रूप है, शुद्ध शब्द नहीं है आंख, उसका शुद्ध शब्द अच्छी है, ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला है हम लोग का 18 नंबर प्रश्न कि पंचपात्र में समास है। ओके, हमें पंचपात्र में समास बताना है। पंचपात्र मीन्स मतलब 5 पात्रों का समूह। 5 पात्रों, पात्रों यानी वही बर्तनों का समूह का
समूह। तो यहाँ पे क्या हमें पंचपात्र हमें बता रहा है, पंचपात्र हमें संख्या बता रहा है। तो संख्या, जहाँ संख्या का बोध हो वहाँ पे द्विगु समास होता है, ठीक है। और देखो ये द्वंद्व समास क्या होता है, जैसे ये माता पिता आपने देखा, माता पिता, ठीक है, बीच में ये हाइफन हो गया, इसका आप मतलब विग्रह करोगे तो बीच में या अथवा और आएगा। तो इस प्रकार में मतलब इस प्रकार के उदाहरण में द्वंद्व समास होता है। और द्विगु समास वो संख्याबोधक होता है, सिंपल, ठीक। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं द्विगु द्वंद्व में, तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। और ये 100% यही आप लोग के एग्जाम में आएगा। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, 19 नंबर। देखो 19 और 20 नंबर में मैं तो कहूंगा आप लोग देखो 19 में प्रश्न करने के लिए आप नदी का, फल का और एक मति का, तीन आप रूप तो याद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं तीनों में से यहाँ फंसेगा। और 20 नंबर प्रश्न के लिए आप एक पठ धातु का रूप याद कर लीजिएगा। पठ धातु का आप याद कर लेंगे तो तीन आएगा, पठ, लिख और हंस। पठ, लिख और हंस धातु, तीन धातुओं का आएगा। तो आप पठ धातु का पूरा 5 इसमें टाइप होता है, पांचों टाइप याद कर लें तो आप लिख और हंस मतलब सबका कर सकते हो। तो चलो यहाँ 19 नंबर प्रश्न को कर लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि नदी का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है। तो नदी का चतुर्थी विभक्ति जो बहुवचन रूप होगा वो क्या होगा, नदीसु होगा, हे नदी होगा, या फिर नदीभ्य होगा, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ग हो जाएगा, नदीभ्य, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगला प्रश्न है, एक मिनट माफ करना, सॉरी यार ये क्यों नहीं इरेज हो रहा है। ओके चलो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो 20 नंबर की अहसम रूप में हंस धातु का, ओके, हंस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, ओके, या लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है, या लीट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, या इनमें से कोई नहीं। देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो तो होगा इनमें से कोई नहीं ही होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अहसम है ना वो लड लकार का रूप, एक तरह से लड लकार के अंतर्गत आता है, लड लकार के अंतर्गत आता है अहसत अहसम, ठीक है। अहसम, अहसा, अहसाम। तो यहाँ लड लकार तो कोई नहीं है, लीट लकार है, लोट लकार है, लीट लकार है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये हम लोग के 20 मार्क के शुरू के जो ऑब्जेक्टिव है वो हुए। अब चलो हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न जो 50 मार्क के हैं, जिनका आंसर आपको नॉर्मल कॉपी पे लिखना है, उनको हम लोग कर लेते हैं। इसमें देखो सब्जेक्टिव में सबसे जो पहला प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा कि वो संदर्भ व्याख्या से रिलेटेड प्रश्न रहेगा इसमें, ठीक। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछ देगा और इस प्रश्न से रिलेटेड नीचे देखो मतलब यहाँ पे एक गद्यांश दे देगा, गद्यांश आपका दिया रहेगा यहाँ पे, जैसे ये दिया है गद्यांश, और इससे रिलेटेड यहाँ पे देखो तीन ठे नीचे आपका प्रश्न पूछ देगा। तीनों प्रश्न आपका 2-2 मार्क का रहेगा। इनका आप आंसर देते हो तीनों का तो आपको 6 मार्क मिल जाएगा। और यहाँ पे अथवा भी रहेगा, मतलब ये ऊपर वाला गद्यांश कीजिए या आपको ऑप्शन है कि ये नीचे वाला आप कीजिए। और इससे भी रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे क्वेश्चन दिए, ये गद्यांश को आप पढ़ना है और पढ़कर समझना है, उसके बाद ये जो प्रश्न पूछा है इनका आंसर देना है। इसमें क्या करेगा कि 2 प्रश्न, पहला तो आपका मतलब संदर्भ से रिलेटेड रहेगा, दूसरा इसमें ये रेखांकित अंश किया इसकी व्याख्या, तीसरा एक नॉर्मल प्रश्न पूछ देगा, इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा। तो चलो इन दोनों को कर लेते हैं। देखो ये जो पहला प्रश्न है आप लोग देख सकते हो कि कुसंग का जो अर्थ सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता। ये यहाँ से ही पढ़ने से आपको पता चल गया कि यह आप लोग का जो कई बार ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ये आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है मित्रता, उसी का ये गद्यांश है, ठीक है, मित्रता वाले चैप्टर से। तो इसका हमें सबसे पहले संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ आप लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, सिंपल। और ये हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है इसमें, तो ये तो पूरा रेखांकित अंश किया गया, तो सबकी आप व्याख्या हेडिंग डालकर अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर देना। व्याख्या मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसको तो कई बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें के सारे जितने भी व्याख्या संबंधित प्रश्न है सबका मतलब सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे कि मैं केवल बता दे रहा हूँ कि ये किस किस चैप्टर से है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ पे जो इसमें सेकंड जो गद्यांश है, यहाँ पे ये वाला, ये अगर मैं बात करूँ तो देखो आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। देखो ये मुझे पढ़ने से पता चल गया कि ये आपका किस चैप्टर से, शायद आपको पता न चल रहा होगा
ये आप लोग का जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा आप लोग का एक चैप्टर है लिखित भारतीय संस्कृति, ठीक है? आप लोग के गद्य पाठ में भारतीय संस्कृति, उसी का ये मतलब गद्यांश दिया हुआ है। तो सिंपल इसका भी आप लोग संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से दिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आपको ये दोनों में से कोई एक करना है, आप ऊपर वाला कीजिए ये या नीचे वाला कीजिए, आपका मन। मैंने दोनों बता दिया कि कहाँ-कहाँ से आप संदर्भ मैंने संदर्भ भी बता दिया, आप व्याख्या करते रहिएगा इसका। मैं चलता हूँ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख सकते हो यहाँ पे, ये सेकंड नंबर में आप लोग का जो सेकंड प्रश्न रहेगा, जैसे ऊपर गद्य से था प्रश्न, यहाँ पे आप लोग का पद्य से रहेगा, और इसमें भी आप लोग का मतलब एक यहाँ पे एक पद्य रहेगा अथवा दे देगा और एक पद्य रहेगा, मतलब दो रहेंगे और दोनों से रिलेटेड तीन तीन थे प्रश्न पूछा रहेगा, आपको उनका तीनों का आंसर देना होगा। तो इसमें आप ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे देखो ये कि आपका ये पद्यांश दिया हुआ है, और एक नीचे यहाँ पे देखो आप लोग का ये छोटा सा एक पद्यांश दिया हुआ है, बीच में अथवा है, ठीक। तो आप ये ऊपर वाला कीजिए, आप पद्यांश ये वाला कीजिए या ये नीचे वाला कीजिए, ये आपका मन, ठीक है। और दोनों से रिलेटेड यहाँ पे मतलब यहाँ तीन थे जो प्रश्न पूछा है नीचे, इसके इसका प्रश्न ये है और ऊपर वाले का प्रश्न ये है। तो आप ऊपर वाला करना है तो इन्हीं तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और इसको सॉल्व करना है तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो नीचे लिखा है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस प्रश्न का मैं आंसर देना चाहूँ कि निर्गुण कौन देश कौन बासी मधुकर कसी समुझाई सौ दे बुझती साच न हासी। देखो ये जो आप लोग का ये जो पद्यांश है ना, यहाँ मतलब ये आप लोग का जो मतलब सूरदास जी जो तो लिखित चैप्टर है सूरदास जी द्वारा पद, आप लोगों में देखा होगा सेकंड साइड चैप्टर, उसी का ये मतलब पद्यांश दिया हुआ है। तो इसका आप लोग संदर्भ आसानी से लिख सकते हो, और इसका व्याख्या करने के लिए इसका अर्थ जानना पड़ेगा, तो इसका अर्थ आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैं किसी वीडियो में इसका पूरा का पूरा संदर्भ व्याख्या एकदम अच्छे से लिख कर आपको दिखाऊंगा। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट गद्यांश पे। ये अगर मैं इस गद्यांश की बात करूँ कि ये किस चैप्टर का है आप लोग का, यहाँ पे कि जग तू जानियो जिहि सकलू सो हरि जानियो नाही, ज्यों अखिनु सबु देखिए आँखी न देखी जाहि। तो ये किस चैप्टर से है आप लोग का, ये आप लोग का जो पद्यांश दिया हुआ है। तो देखो ये जो आप लोग का चैप्टर है ना, ये आप लोग का बिहारी लाल है ना, बिहारी लाल शायद आप लोग का फोर्थ चैप्टर है बिहारी लाल वाला, ठीक है। तो ये बिहारी लाल जी ने ये लिखा है, ये दोहा है बिहारी लाल जी का। आप लोग का चैप्टर का नाम है भक्ति, आप लोगों ने देखा होगा भक्ति वाले चैप्टर से आप लोग का ये मतलब ये लिया गया है। तो आप लोग इसकी संदर्भ और इस दोहे का व्याख्या करते रहना, और ये प्रश्न पूछा है इसका आंसर देते रहना। मैं बताया कि मैं किसी एक वीडियो में लूंगा, और यहाँ पे चारों जो प्रश्न थे अभी हम लोग के, दो हम लोग के गद्य पाठ के और ये दो पद्य पाठ के, इन सब का मैं मतलब संदर्भ हिंदी अनुवाद करा दूंगा एक किसी वीडियो में, ठीक। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग का थर्ड नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। ओके, हमें यहाँ संस्कृत गद्यांश दिया है, आप लोग का जानते हो कि हिंदी में पीछे संस्कृत वाला भी पाठ है, उसी से है ये। तो इसका हमें क्या करना है कि संस्कृत में सॉरी यहाँ संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। तो संदर्भ कैसे लिखोगे इसका, इसमें लेखक और कवि भी नहीं लिखा जाता है इसमें, ठीक है। देखो यहाँ जैसे था हम लोग का गद्य में था कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इससे है जिसके लेखक ये हैं, हम लोगों ने बोल मतलब ऐसे लिखते हैं। और पद्य पाठ में लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया है और जिसके रचयिता ये हैं। मतलब पद्य पाठ में हम लोग रचयिता बोलते हैं और गद्य में लेखक बोलते हैं, लेकिन यहाँ न हम लोग लेखक बोलते हैं न रचयिता बोलते हैं। यहाँ कैसे लिखते हैं, यहाँ संदर्भ जो लिखा जाता है वो किस प्रकार लिखा जाता है, तो देखो यहाँ नॉर्मल लिखा जाता है कि प्रस्तुत ये गद्यांश है, तो चूंकि हम लोग इसको गद्यांश बोलेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में उद्धृत वाराणसी पाठ से लिया गया है, बस यहाँ तक, आगे कुछ नहीं। इतना लिख दोगे आपको 2 मार्क मिल जाएगा, और इसका हिंदी अनुवाद जो भी हो आप लोग कर देना, वो उसका 3 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आप लोग इसका हिंदी अनुवाद करते रहे ना, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, किसी वीडियो में मैं करवा दूंगा, मतलब पूरा लिख कर करवा दूंगा। अगला है यहाँ पे, इसमें भी अथवा का ऑप्शन रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये अथवा है बीच में, आप ये कीजिए या ये नीचे वाला कीजिए, ये वाला कीजिए। तो देखो एकदा बहवः जना धूमयाना आरोह्य नगरम प्रत्यगच्छत, यहाँ पे इसी यही इतना से पढ़ने से ही पता चल रहा है कि आप लोग का जो प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर है उसमें का ये गद्यांश है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, आपका मन। इसका आप संदर्भ लिख दीजिए और हिंदी अनुवाद कर दीजिए, तो संदर्भ का 2 मार्क, हिंदी अनुवाद का 3 मार्क, 5 मार्क मिल जाएगा। तो ये आपका गद्यांश से रहेगा। चौथा जो प्रश्न रहेगा वो मतलब दोहों से रहेगा, जिसको आपको पद्यांश यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है? चौथा प्रश्न ये भी आप लोग का जो हिंदी संस्कृत वाले जो लेसन है ना, उन्हीं में से लेसन में से मतलब श्लोक बीच-बीच में से उठाकर जिनको ये पद्यांश कहा जा रहा है, 2 ठे दिया रहेगा, बीच में अथवा दिया रहेगा। ये ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला कीजिए, आपका मन। अगर यहाँ बात करें ये वाला कि मरणम मंगलम यत्र विभूषिष विभूषणम, ये आप लोग का, तो ये आपके वाराणसी चैप्टर से है। और ये अगर बात करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये किस चैप्टर से है, तो ये आप लोग का मतलब संस्कृत वाले पार्ट में भी एक भारतीय संस्कृति नाम का एक चैप्टर है, भारतीय संस्कृति, तो उसका है ये। तो आप लोग इसका संदर्भ लिखते रहना और हिंदी अनुवाद करते रहना। संदर्भ का 2 मार्क और हिंदी अनुवाद का 3 मार्क यानी 5 मार्क मिल जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना है। अब आपका मन कौन आप कर रहे हो, ठीक? तो आप करते रहना। बाकी ये 5वां प्रश्न आप लोग का खंडकाव्य से रिलेटेड होगा, यानी यहाँ पे आप अपने जिले का जो भी आपके जिले में खंडकाव्य आता है, इसमें खोज लीजिए कि कौन सा प्रश्न है, और इसमें 2-2 दिया है, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है? तो आप देख लेना, यहाँ सारे जिले का खंडकाव्य अवेलेबल रहता है, तो ये जो भी आए आप लोग के जिले में खंडकाव्य, उसको आप लोग क्लियर कर लेना। 6 नंबर जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा आप लोग का लेखकों के जीवन परिचय से रिलेटेड। 3 मार्क आप लोग का जीवन परिचय लिखने का और 2 मार्क एक रचना का नाम लिखने का, यानी 5 मार्क मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय आप लोग याद कर लेना, 100% आप लोग को एग्जाम में फंस जाएगा गद्य पार्ट में। और पद्य पार्ट में यहाँ मतलब इसमें जो 6 का ख प्रश्न रहेगा वो आप लोग के कवियों के जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, ठीक है? यहाँ कवि कर देता हूँ, कवियों के जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न रहेगा और इसका भी आपको 5 मार्क मिलेगा। 3 मार्क जीवन परिचय का, 2 मार्क उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखने का। इसमें आप लोग महादेवी वर्मा, कबीरदास और एक तुलसीदास और एक कोई और याद कर लेना, निश्चित है फंस जाएगा, ठीक? उसके बाद 6 के बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या रहेगा कि एक नॉर्मल मतलब श्लोक पूछेगा आपसे, और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी अभी हमने 2 ऊपर श्लोक देखा संदर्भ हिंदी अनुवाद से रिलेटेड, तो उनको यहाँ पे नहीं लिखना है, कोई दूसरा यहाँ पे श्लोक लिखना है। तो एक कम से कम 3 श्लोक याद कर लेना आप कि 2 कहीं भाग आपकी भाग खराब रही, वहाँ संदर्भ हिंदी अनुवाद में फंस जाता है, तो एक यहाँ पे लिख दोगे, तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कौन सा श्लोक, तो 2 ऊपर हम लोग के श्लोक थे, एक और श्लोक आप लोग बंधनम मरणम वापि जय वाला था क्या हम लोग का ऊपर? क्योंकि मुझे भई यही 2 याद है। बंधना मरणम वापि जय, ओके, नहीं ये नहीं है। ये मरणम मंगलम यत्र विभूष, ओके, ये नहीं है। ओके, वीर वीरे पूज्यते से एक ही आप लोग का यहाँ पे है, आप लोग लिख देना कि बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता, ये एक श्लोक है, आसान सा यहाँ पे लिख देना, ठीक? चलो आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 8वां प्रश्न आप लोग का रहेगा, मतलब आप लोग को हिंदी से ही, हिंदी के पीछे संस्कृत वाला पाठ है, उसी से यहाँ पे 4 टे प्रश्न दिया रहेगा, किन्हीं 2 का आप लोग को उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का रहेगा, यानी 4 मार्क मिल जाएगा। जैसे वाराणसी कस्या भाषायां केंद्रमस्ति, तो यह कस्या की जगह पे केवल आप संस्कृत कर दीजिए, क्योंकि संस्कृत का भाषा के केंद्र स्थली है। तो वाराणसी संस्कृत भाषायां केंद्रमस्ति, सिंपल। और पुराजक केन सह युद्धम अकरोत्, तो अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत्, पुराजा अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत्। 2 प्रश्न का आप लोगों ने उत्तर दे दिया, 2 का आपको छोड़ना है, क्लियर? तो यहाँ से आपको 4 मार्क मिल जाएगा। यहाँ पे चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, तो चंद्रशेखर स्वनाम आजाद अकथयत ऐसे लिख दोगे। और वीर वीर किन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते। मैंने चारों का आंसर बता दिया, आपको 2 लिखना है केवल। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न जो 9 नंबर रहेगा, ये आप लोग के जो मतलब 9 नंबर में ये आएगा, 9वां प्रश्न 9 नंबर में आएगा, पहले 6 नंबर में आया करता था। ये आप लोग का निबंध से संबंधित रहेगा, निबंध इस पे लिखना होगा। 4 टॉपिक दिया रहेगा, किसी एक टॉपिक पे आपको निकाल कर आपको निबंध लिखना रहेगा, तो आप लिखते रहिएगा। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि निबंध कैसे लिखा, हालांकि प्रदूषण की समस्या और समाधान पे मैंने निबंध लिखवा भी रखा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा आप लोग का हिंदी का बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सॉल्यूशन मॉडल पेपर का। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को क्लियर कर लीजिएगा, कई सारे प्रश्न इसमें से आपको देखने को सीधे बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।